हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो 2015 से लेकर 2021 तक के जो मैंने टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनमें मैंने आपको बताए हैं, उसी को आज कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि मेमोरी का जो टॉपिक है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीपीसीटी एग्जाम में 2015 से 2016, 17, 18 या आगे के वर्षों में पूछे गए हैं, उनमें से हम आज 20 प्रश्नों की बात करेंगे जो 2016 से स्टार्ट हैं। हम एक एक करके इन प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें एवं नीचे दिए गए में से सही विकल्प का चुनाव करें। फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया है, रैम में रीड और राइट दोनों कार्य किए जा सकते हैं। मतलब इसमें रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, मतलब लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। रैम में जो भी डाटा आपका सेव होता है ये। सेकंड है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही सही हैं, क्योंकि रैम को आप पढ़ भी सकते हैं, रैम में लिखे हुए डाटा को, संग्रहित डाटा को, और उसको आप कितनी ही बार मिटा सकते हैं। और साथ में ये वॉलेटाइल है, मतलब एक अस्थायी मेमोरी है, इसलिए एक और दोनों सही है। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा, हमने यहाँ पर तो आंसर दे दिया। आप कहेंगे सर आपको पता है इसलिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको इन नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उन नोट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही देखिए स्ट्रक्चर वाइज आपको यहाँ पर सीपीयू के अंदर सब कुछ बताया गया है। तो जैसे ही आप अपने रैम वाले टॉपिक पर यहाँ पर आएंगे, आप प्राइमरी और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें जो आप रैम वाले टॉपिक पे आएंगे, एक देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रैम की जो है वह थ्योरी दी हुई है, फुल फॉर्म दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेकंड हमें दिया हुआ है कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। तो अगर आप थ्योरी पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पावर ऑफ होने पर इसमें स्टोर डेटा लॉस्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो मतलब आपके एक क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपको मिल गया होगा। सेकंड, यहाँ पर आप जैसे इसकी थ्योरी की सेकंड लाइन में आएंगे तो यह रीड राइट मेमोरी है, मतलब इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब सिर्फ उसकी जब आपने थ्योरी को देखा तो आपके दोनों ही जो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं वह कवर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नोट्स कुछ इस प्रकार के बनाए गए हैं। ये कब का क्वेश्चन था? 31/8/2016 का। स्टूडेंट, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वह है 23/3/2016 में पूछा गया था। वह है, कैश मेमोरी कहाँ कार्य करती है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, रैम और रोम के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में, सीपीयू और रोम के बीच में, और सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में। तो इसका जो सही आंसर स्टूडेंट्स वह है सीपीयू और रैम के बीच में हमारी कैश मेमोरी काम करती है। अगर हम थ्योरी पर नजर डालें तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 10 नंबर पेज है हमारा, यहाँ पर आप देखिए कि जो हमें यहाँ पर एक इमेज देखने को मिल जाती है, तो इसमें स्पष्ट है कि सीपीयू और हमारी जो मेन मेमोरी होती है जैसे रैम है, तो उसके बीच में जो हमारा है वह कैश मेमोरी होती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, 10 जुलाई 2016 में एग्जाम जो हुआ था उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट्स, पहले मेमोरी से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, और फिर जैसे ही आपका आगे बढ़ता गया समय, वर्ष चेंज होते गए, तो फिर मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि सीपीसीटी एक एक वर्ष में एक एक पैटर्न को अपनाता है। उसके बाद में दूसरे पैटर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, किसी पैटर्न से बहुत कम। तो इसी आधार पर जब 2016 हुआ, 17 हुआ, तो इसमें मेमोरी से बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन 18, 19 और अब 21 में बहुत से क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए इस टॉपिक को कवर करना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, थर्ड जो क्वेश्चन है, मेमोरी की सुरक्षा साधारणतया निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, मेमोरी की जो सुरक्षा होती है वह प्रोसेसर जो हमारे सीपीयू में लगा होता है और उसके हार्डवेयर के द्वारा ही की जाती है। तो इसमें कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट किसका एक समूह है? तो यहाँ पर दिए हुए हैं 200 बिट्स का, 1024 बिट्स का, 40 बिट्स का या 8 बिट्स का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है 8 बिट्स। अब हम बात करते हैं, क्या हमारी जो हमने थ्योरी आपको उपलब्ध कराई है उसमें दिया हुआ है। तो आप जैसे ही कंप्यूटर मेमोरी के इस पीडीएफ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 8 बिट्स इज इक्वल 1 बाइट, और यही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट्स? तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं,
और हमारी यहाँ पर थ्योरी में आपको दिया हुआ है, बाकायदा डायग्राम के साथ में दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? अब यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो जीबी हम किस कहते हैं उसको हम विस्तृत रूप में कहते हैं गीगाबाइट, भाई कितने यहाँ पर उसके बराबर होता है, चाहे हम किलोबाइट कह लें, चाहे बाइट कहें, टेराबाइट कहें या मेगाबाइट। तो देखिए यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे सही ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, क्योंकि जब 1024 MB मतलब मेगाबाइट मिलते हैं तो उससे 1 गीगाबाइट का निर्माण होता है, क्योंकि टेराबाइट इससे बहुत बड़ी इकाई है, गीगाबाइट से ऊपर की इकाई है। किलोबाइट जो है भाई 1024 किलोबाइट से तो गीगाबाइट नहीं बनेगा, क्योंकि 1024 किलोबाइट से आपका बनता है क्या, 1 मेगाबाइट। तो सही आंसर जो इसका है वह है 1024 मेगाबाइट। अगर हम इसकी बात करें हमारे थ्योरी में तो देखिए आपको यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलेगा 1024 मेगाबाइट मतलब MB मतलब मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB, और वही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, ये है निम्न में से कौन सा एक ठोस अवस्था वाला भंडारण नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हमसे सॉलिड स्टेट स्टोरेज की बात की जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा SSD है, फ्लैश मेमोरी कार्ड है, यह हमारे सॉलिड स्टेट स्टोरेज माने जाते हैं। यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है DVD, इसको मैंने कलर्ड इसलिए किया है, ठीक है, एक प्रकार से तो ये आंसर आपका सही है DVD, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि USB ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब CPCT के एग्जाम में ये क्वेश्चन किया गया था और उसमें इसको यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पर दिया गया किसको, DVD को। माना हमने ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल इसमें जो रहता है वह भंडारण के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो ऑप्शन सही नहीं दिया, USB ड्राइवर। आप अगर चाहें तो इस पेपर को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एज इट इज वही दिया हुआ है USB ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, USB डिवाइस आप बोल सकते हैं। ड्राइवर क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ड्राइवर कहा जाता है। तो होना चाहिए था ये आंसर, लेकिन ठीक है ये अपवाद है, तो भाई इसको मैं यहाँ पर इग्नोर नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ पर आपको पेपर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रैम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ... होता है। तो देखिए जो रैम की विशेषता होती है वह होती है कि यह एक वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब अस्थिर भंडारण क्षमता वाली एक डिवाइस होती है। यहाँ पर इसकी हम थ्योरी पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम रैम की जो यहाँ पर थ्योरी रहेगी उसमें स्पष्ट है कि यह एक अस्थायी मेमोरी है, मतलब वॉलेटाइल है। जैसे ही आप सिस्टम को बंद करेंगे यह यहाँ पर अपना डाटा को इरेज कर देता है, ऑटोमेटिक इससे डाटा हट जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसको जैसे ही आप सिस्टम को बंद करते हैं तो आपको उससे पहले हार्ड डिस्क में इसको सेव करना होता है अपने कंटेंट को, इसलिए यह इसकी एक विशेषता होती है कि यह एक अस्थायी भंडारण होता है। यदि आप सेव नहीं कर पाओ, लाइट चलेगी तो आपका डाटा पूरा का पूरा आपका समाप्त हो जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपने उसको सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो आपको सारी के सारी मेहनत से हाथ धोना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, DVD किसका एक उदाहरण है? तो देखिए स्टूडेंट्स DVD ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। अगर हम बात करें इसकी कि भाई यहाँ पर थ्योरी में, तो जैसे ही हम DVD वाले सेक्टर पे आप आएंगे नीचे की ओर, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, देख सकते हैं यहाँ पर आप DVD के बारे में जैसे ही आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा तो देखिए ये है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यह एक ऑप्टिकल डिस्क है। अब कब हुआ, कब निर्माण हुआ, क्या है, ये ऑप्टिकल डिस्क नाम से ही यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है और उसमें CD, DVD और ब्लू रे डिस्क तीनों के बारे में आपको विस्तृत से सब कुछ समझाया गया है। कितने इंच की होती है, कितना क्या होता है, कितना उसका साइज होता है, उसके बारे में हर एक एक चीज के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसके बाद करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 9 की। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम अनुप्रयोगों और डेटा का उपयोग करने के लिए एक प्रोसेसर के लिए उच्च गति डेटा और स्टोर आवृत्ति का उपयोग प्रदान करती है? तो यह कैश मेमोरी करती है। आप चाहें तो यहाँ पर थ्योरी में भी यहाँ पर आप अगर आपका कैश मेमोरी में देखेंगे, आप जो कैश मेमोरी की यहाँ पर थ्योरी दी हुई है तो आपको उसमें सब कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर
मेरे द्वारा विस्तृत रूप से आपको यहाँ पर बताया गया है, हर एक बात बताई गई है, किस प्रकार से कैश मेमोरी वर्क करती है। यहाँ पर भी आप डायग्राम देखेंगे कि CPU और रोम और रैम के बीच में हमारी क्या काम करती है, यहाँ पर रैम के बीच में कैश मेमोरी काम करती है। देखिए CPU और रैम के बीच में क्या काम करती है, हमारी कैश मेमोरी वर्क करती है, स्पष्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इमेज लगी हुई है रोम की, ये गलती से है, यहाँ पर रैम है, रैम यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे निम्नलिखित में से कौन सा USB का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, USB के बारे में बोला गया है, और जब हम USB के बारे में बात करेंगे, जो आपको एक टॉपिक दिया हुआ है CPU पोर्ट का, उसमें अगर आप USB पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो हमारा USB पोर्ट का जो ऑप्शन है, CPU पोर्ट के नाम से जो फाइल है, उसमें आप अगर देखेंगे तो USB के सभी टाइप के बारे में यहाँ पर USB टाइप 1, टाइप 2, C पिन और सब के बारे में यहाँ पर स्पष्ट आपको दिया हुआ है। जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, टाइप B क्या कहलाता है, टाइप C क्या कहलाता है, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, जो आपकी पोर्ट वाली जो सीरीज है, आपको उसमें सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है सब कुछ। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कैपेसिटर का उपयोग करती है और इसलिए इसे समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारी DRAM होती है, उस वह कैपेसिटर का यूज़ करती है, और जिसको बार बार आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम अपनी थ्योरी में देखें, तो यहाँ पर अगर हम सर्च करें DRAM, और अगर हम पहुँचते हैं DRAM पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो DRAM दिया हुआ है, अगर हम अब इसकी थ्योरी पर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये DRAM एक कैपेसिटर और एक ट्रांसलेटर से बना होता है, ट्रांजिस्टर से, सॉरी ट्रांसलेटर नहीं, ये DRAM एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर इसको बार बार आपको रिफ्रेश नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश करती जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रमिक अभिगम स्मृति, सीरियल एक्सेस मेमोरी उन प्रयोगों में उपयोगी होती है, तो यहाँ पर जहाँ डाटा का अंतर्वाह एवं बाहरवाह प्राकृतिक रूप से क्रमिक रूप में होता है। ये नॉर्मल था, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में मानक एक तरफा एक परत के DVD की क्षमता क्या होती है। तो जो DVD की क्षमता होती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जो DVD की क्षमता होती है वह होती है 4.7 GB। अगर हम बात करें थ्योरी में, तो स्टूडेंट थ्योरी में भी आपको यहाँ पर जैसे ही हम DVD पर जब हम आते हैं नीचे की ओर, जो हमारा थ्योरी में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर DVD की कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ये है हमारी DVD की CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क। अब अगर हम एक एक करके अगर हम DVD पर आते हैं, जैसे ये DVD है, और अगर हम इसकी देखिए DVD की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 17.8 GB तक आपकी होती है। इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, तो आपका ये भी कवर होता है इससे। इसके बाद में स्टूडेंट्स, निम्नलिखित स्मृतियों में से किसकी अभिगम गति सर्वाधिक होती है। तो जो अभिगम एक्सेस करने की जो गति सर्वाधिक होती है वह होती है SRAM की, ठीक है ना। अगर हम इसको थ्योरी में देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे अभी आपने क्या देखा था यहाँ पर DRAM, और अगर हम यहाँ पर देखें SRAM को, तो यहाँ पर हम जैसे ही SRAM पे यहाँ पर हम पहुँचते हैं, जो कि है स्टैटिक रैम, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि इसमें हम डाटा को अधिक समय तक रख सकती हैं। यह एक महंगी जो मेमोरी होती है, और साथ में इसके यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसकी डाटा एक्सेसिंग स्पीड अन्य रैम की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि इसकी जो अभिगम की एक्सेस की गति है वह सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15।
4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 बिट्स के समूह को स्टूडेंट्स निबल कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे थ्योरी में, तो यहाँ पर देखिए 4 जो बिट्स होते हैं उससे एक निबल का निर्माण होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स है 16 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 GB क्या होता है? तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया, और GB से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पहले ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देखिए ये स्पष्ट दिया हुआ है। ये कब आया था आपका? 10 जुलाई 2016 में। और अब ये कब रिपीट हुआ है फिर से स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यह जो क्वेश्चन है यह आपका 18 सितंबर 2016 में रिपीट हो गया है। अब आप देखेंगे 18 सितंबर 2016 में तो क्वेश्चंस जो मेमोरी से थे बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे थे। इसके बाद तेज प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक मध्यवर्ती बफर के रूप में काम करता है? तो वह क्या होता है? कैश मेमोरी। अब देखिए जो प्रोसेसर है कहीं ना कहीं उसको हम सीपीयू ही तो बोलते हैं, सीपीयू के नाम से ही तो जानते हैं, तो वही तो प्रोसेसर है। और मुख्य मेमोरी मतलब आपकी रैम हुई, तो उनके बीच में जो काम करता है वह होता है कैश मेमोरी। अभी ऊपर आपसे पूछा गया था कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी काम करती है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं यही कह रहा हूँ कि जो ये नोट्स क्रिएट किए गए हैं आपको इससे सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। हाँ, थ्योरी थोड़ी चेंजेस हो सकती है, तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सीपीसीटी का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद है कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक निबल। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ शब्द क्या यूज कर लिया? कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी। हमें इससे मतलब क्या है? यहाँ पर तो स्पष्ट कहा है ना कि एक निबल बराबर, तो एक निबल बराबर होती है 4 बिट। अब निबल से हमसे पहले भी एक क्वेश्चन किया जा चुका है। देखिए 4 बिट्स के समूह को हम कहते हैं निबल। नॉर्मल भाषा में पूछा गया था और यहाँ पर बस थोड़ा सा उन्होंने टफ कर दिया कि कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में। तो भाई एक निबल बराबर 4 बिट यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया। मतलब आपको सिर्फ कॉमन जो आपका क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा घुमावदार कर दिया और थोड़ी थ्योरी में आपकी लैंग्वेज चेंज कर दी। हो सकता है इससे आप भयभीत हों और डर जाएं और आप आंसर गलत लगाएं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप तैयारी करेंगे हमारे नोट्स से तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट जीबी के बराबर होता है? तो 1024 गीगाबाइट अगर आपके मिलेंगे तो 1 टेराबाइट आपका बनता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि 1024 गीगाबाइट बराबर आपका 1 टेराबाइट होता है। तो स्पष्ट है ना स्टूडेंट्स? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक नहीं है? तो स्वैपिंग, विभाजन, पेजिंग या अवरुद्ध करना। तो देखिए कोई भी मेमोरी प्रबंधन हो वह अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसकी तकनीकी का प्रबंधन नहीं हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 के बाद एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि संग्रहण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जो आपकी है डिस्क वह होती है? तो भाई आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, क्योंकि ब्लोरे डिस्क में भी आपका जीबी में डाटा आप संग्रहित कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में तो आप टेराबाइट तक कर सकते हैं, और कॉम्पैक्ट डिस्क में आप 700 MB तक आप डाटा संग्रहित कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 5 MB तक ही डाटा आप 5, 10, 15 इतना ही MB तक आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए जो सबसे छोटी यहाँ पर ऑप्शन में दी हुई है संग्रहण की क्षमता के हिसाब से तो भाई फ्लॉपी डिस्क है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यह 21 क्वेश्चन देखे, अलग अलग वर्षों के क्वेश्चन थे, और आपने देखा होगा कि सभी के सभी क्वेश्चंस के बारे में हमारे द्वारा जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनमें सभी के सभी क्वेश्चंस संग्रहित हैं। और स्टूडेंट मैं तो कहूँगा मेमोरी के ही नहीं, मैं आपको एक एक दिन करके सभी टॉपिक को दिखाऊंगा और जो जो क्वेश्चन आए वह सब हमारी थ्योरी में कवर्ड किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके इन नोट्स को परचेस कीजिए। परचेस अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसको देखिए, विजिट कीजिए और जो आपको PDF मिल रही है इनको परचेस कीजिए, क्योंकि यदि आप इनसे स्टडी करेंगे, क्योंकि बुक्स आप लेने मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेंगी, और ऐसी बुक तो बिल्कुल आपको गारंटी से नहीं मिलने वाली जहां पर सभी टॉपिक को
कंप्लीट कवर किया गया हो, साथ में आपको टॉपिक वाइज पेपर का एनालिसिस दिया गया हो, साथ में आपको नोट्स या थ्योरिकल नोट्स दिए गए हों। सिर्फ ऐसा आपको कॉम्बो हमारे इन नोट्स में ही मिलने वाला है, इसलिए इन नोट्स को आप परचेस करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाना वाकई ही पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को वायरल करने के लिए आप अपने स्टेटस में भी हमारी वीडियोस को लगाइए, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है उन तक भी आपके स्टेटस के माध्यम से हमारी वीडियोस पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, वीडियो को पेशेंस के साथ लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।